Upper Study is a platform dedicated to school-going students of class 9th and 10th. A destination for the concept. We believe in laying the foundation of your career on solid concept and teaching beyond books. Upper Study will help you in understanding your career preferences through mentoring you by the experts of their respected fields. This will give you an aura of coaching and school at a single place. Here, interact with the students all over India to gain more insights. Do not limit yourself, as the sky's the limit with Upper Study. With teaching, hand-holding during crucial moments like board examination or string selections, we will be always there with you, like your mentors, teacher or guide. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपर स्टडी। आज हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर 1 पढ़ेंगे जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वर्ड बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आप लोग समझ रहे होंगे कि इस चैप्टर्स में हम लोग किस किस चीज़ को पढ़ने जा रहे हैं। ये चैप्टर ओवरऑल किस चीज़ के बारे में है, ये हम लोगों को इनका जो नाम है वो बहुत हद तक क्लियर कर दे रहा है। अगर आप इंडिविजुअली इन सारे वर्ड्स को देखोगे, केमिकल, रिएक्शन, इक्वेशन, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि केमिकल का आप बहुत हद तक क्लियर होंगे कि समथिंग रिलेटेड टू केमिस्ट्री। रिएक्शंस में आप लोगों को आइडिया होगा कि रिएक्शन क्या होती हैं। आप लोग डेली आप लोग ये वर्ड्स का यूज करते हो। रिएक्शन सिंपल होता है कि देयर इज सम प्रोसेस गोइंग ऑन बिटवीन द अवेलेबल सब्सटेंसेस। और इक्वेशन, वो जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं उसे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये हमारे वर्ड्स के इंडिविजुअल मीनिंग हो गए, लेकिन जब हम लोग वर्ड को कंबाइन करते हैं तो उसकी मीनिंग्स बिल्कुल ही अलग हो जाएगी। तो हम लोग ये देखेंगे कि अब ये केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शंस को मैं पहले एक बार डिफाइन कर देता हूँ, समझा देता हूँ, उसके बाद हम आएंगे कि आखिर हम लोग आज ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं। तो केमिकल रिएक्शन का सिंपल सा मीनिंग है व्हेन द रिएक्टेंट्स रिएक्ट बिटवीन देम टू गिव ए न्यू प्रोडक्ट दैट्स नोन एज केमिकल रिएक्शन। ठीक है, मैंने यहाँ पे रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट, रिएक्शंस वर्ड का यूज किया है। क्या क्या उसके मीनिंग्स है, मैं सारी चीज़ों को क्लैरिफिकेशन आगे देते रहूँगा। ये चैप्टर बहुत ही शॉर्ट बनाऊँगा, मीन्स ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट रहेगी आपकी। इसमें आपको बस क्या क्या मुझे पढ़ना है, क्या उसका ओवरव्यू है, ये मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे तो उसमें पूरे डिटेल डिस्कशंस करेंगे हर एक टॉपिक्स के, हर एक पॉइंट पे। सीबीएसई ने आपके एग्ज़ाम पैटर्न चेंज कर दिया है। अब हमें बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। अब तो और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि एमसीक्यू में या तो आप एक अगर सही जान रहे हो तो आपके सही हो गए, नहीं तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि आप गलत कर रहे हो। तो अब हम आते हैं कि आखिर हम ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं। तो कोई भी चीज़ के पढ़ने के पीछे ये वजह है कि आखिर आप डेली का देखते होगे कि आप अपने लाइफ में बहुत सारे चेंजेस फील करते होगे। तो मैं स्पिरिचुअलिटी मीन्स विद इन चेंज, ये इसकी बात अभी नहीं करूँगा, मैं सब्जेक्ट की बात करूँगा। तो आप देखते होगे कि एक चेंज होता है फिजिकल, दूसरा होता है आपका केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंज बहुत ही सिंपल है, आप जानते होंगे कि किसी को भी मैंने फोर्स से किसी भी चीज़ को मैंने अपने प्रेशर से चेंज कर दिया तो वो एक बन गया फिजिकल चेंज। मैंने ये इस पे यहाँ पे ऐसे ऐसे फोर्स लगाया तो ये एक ड्राइंग बन गई, तो ये यहाँ पर एक फिजिकल चेंज लाई। ठीक है, मीन्स कि अभी आपको नहीं दिख रहा होगा कि फिजिकल चेंजेस क्या है, लेकिन अगर मैं माइक्रोस्कोपिक लेवल तो यहाँ पर जो मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पर एक ये चेंज ला रही है, एक फोर्स लगा रही है यहाँ पर। सेम अगर मैं, ये हाथ है मेरा, अभी मैं मुट्ठी बंद किया हूँ, मैं इसे इस हाथ से इसे ज़बरदस्ती का खोल रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने एक फिजिकल चेंज किया कि मैंने अपना इस हाथ का फोर्स से मैंने इस मुट्ठी को खोल दिया। तो ये अपन लोग बात कर लिए फिजिकल चेंज की। अब नेक्स्ट जो अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो है
केमिकल चेंजेस। अब है कि केमिकल चेंज क्या होता है। तो केमिकल चेंज का आप लोग डेली बहुत सारी चीज़ों में देखते होंगे कि आपके मिल्क है वो कर्ड बन गया, दूध से दही बनना, वो एक केमिकल चेंज हो गया, डेट्स ए केमिकल चेंज। आप जब लाइट चली गई, आपने कैंडल बंद किया, डेट्स ए केमिकल चेंज। जो लाइट आपको दे रही है वो केमिकल चेंजेज होती है। तो अब बात आता है कि आखिर फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में फ़र्क क्या है। तो फ़र्क सबसे बड़ा ये है कि मोस्ट ऑफ द फिजिकल चेंजेज आर रिवर्सिबल। मतलब जो भी आपके फिजिकल चेंजेज हैं वो रिवर्सिबल हो सकते हैं। जैसे मैंने जब इसे खोला, मैं फिर से ये मुट्ठी को बंद कर सकता हूँ, तो मैंने क्या किया, ये रिवर्स कर दिया। लेकिन आप क्या बोल सकते हो कि आपने एक बार आपकी दही जम गई, आपका फॉर्मेशन ऑफ कर्ड हो गया, तो क्या आप फिर से उससे मिल्क ले सकते हो? आंसर है नहीं। तो मोस्ट ऑफ द केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल इन नेचर। कुछ कुछ होते हैं, हम उसके बारे में भी जानेंगे, लेकिन ये मेजर जो आपको बताया कि ये क्या चेंजेस होते हैं। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि है आपका केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन का जो सिंपल मैंने अभी आपको बताया था कि टू रिएक्टेंट्स रिएक्ट इन बिटवीन देम टू फॉर्म ए न्यू प्रोडक्ट। तो अब हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि टोटल केमिकल रिएक्शंस में क्या हो रहे हैं, क्या इसको हम लोग बोल रहे हैं, कैसे क्या चीज़ें होती हैं, रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, तो अब हमारा एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमने एग्जाम्पल में ले लिया हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये आपका बना H2O। आप इसको इस तरीके से व्हीकल कर लो। तो मैं आगे चल करके आपको सब बता दूंगा ये हाफ क्यों लगाया, ये क्या हुआ, लेकिन अभी मेन है हमारा ये समझना कि इसमें रिएक्टेंट किसको बोलते हैं, प्रोडक्ट किसको बोलते हैं। तो ये दोनों जो है हमारा, इसी को हम लोग रिएक्टेंट्स बोलते हैं और ये हमारा प्रोडक्ट्स है। पर्टिकुलरली H2 एक अपना रिएक्टेंट है, O2 अपना एक रिएक्टेंट है। अब हमें यहाँ पे दो बातें गौर करनी है। पहला ये है कि जो हाइड्रोजन का यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है और जो ऑक्सीजन का प्रॉपर्टीज है, इसके जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, इनके टोटल जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो बहुत अच्छे से हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे। अभी के लिए इनके जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज होंगे हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के, वो H2O के वाटर के केमिकल प्रॉपर्टी से बिल्कुल ही अलग होंगे। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो आपके प्रोडक्ट्स बनते हैं उनका रिएक्टेंट्स से केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत ही डिफर करता है, वो अलग होता है। दूसरा ये है कि अगर मैं बोलूं कि क्या हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपको बस ये दोनों से आपको क्या कोई नाइट्रोजन रिलेटेड प्रोडक्ट मिल सकता है? ठीक है, तो आप लोग इतना जरूर होंगे कि यार नाइट्रोजन तो मुझे नहीं मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो मेरा नाइट्रोजन तो आने का कोई बात ही नहीं है। ये तो सभी को पता होगा कि अगर होगा कुछ, अगर कुछ आना होगा मेरे प्रोडक्ट में तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही मिला हुआ कुछ भी आ सकता है, लेकिन नाइट्रोजन तो कहीं से नहीं आएगा। इसका एटम, इसका एलिमेंट्स के जो एटम है वो दूसरे एलिमेंट्स के एटम नहीं बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, ये तो हो गया। अब ये आता है कि ये पॉसिबल नहीं है, इसको हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, अब आता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये कैसे क्या हुआ होगा कि H2O बना होगा। तो इसमें क्या होता है कि आपके जो हाइड्रोजन के एटम्स हैं, हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं और ऑक्सीजन के एटम्स हैं, वो दोनों आपके रीअरेंज कर करके H2O बना लेता है। इसमें क्या होता है
कि इनका जो अपना बॉन्ड है, इनका जो अपना ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा, और ये एक दोनों मिलकर के एक न्यू बॉन्ड बनाएंगे। केमिकल एटम्स, जो इनके एटम्स हैं वो रीअरेंज होंगे और आपका ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर के वाटर बना लेगा। इसको आप लोगों को 2 लग जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा इसे ठीक कर लेता हूँ। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पर जो हमारा एटम का बॉन्ड्स थे, जो एटम्स के अरेंजमेंट थे, वो चेंज हो करके हमारा दूसरा रीअरेंज हुआ और हमें वाटर मिल गया। तो ये आपने समझ गया कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, उसके प्रॉपर्टीज क्या होंगे। अब आगे मैं बात करूँगा कि आपके, अब जो मैं ये लिखा यहाँ पर, मैं एक बार सबको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा H2O2 H2O, क्लियर है। तो ये जो पूरा का पूरा हुआ, इसे हम लोग इक्वेशन बोलते हैं। इसको केमिकल इक्वेशन भी लिख सकते हो आप। मीन्स जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने रीअरेंज होकर के वाटर बनाई, उसका जो हमने इस तरीके से एम्पिरिकल फार्मूला में जो आपको लिखा, एक साइड LHS साइड लिखा कि क्या रिएक्टेंट्स थे, इधर लिखा RHS साइड क्या प्रोडक्ट है, ये हमारा पूरा का पूरा एक इक्वेशन बन गया। अब इक्वेशन जब आप केमिस्ट्री में लिखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है कि आपके इस साइड जो एटम्स हैं और इस साइड जो आपके एटम्स हैं वो दोनों जरूर ही सेम हो। ऐसा नहीं होगा कि एटम आपके लॉस हो जाएंगे। जैसे कि अभी अगर मैं इस पर्टिकुलर एग्जांपल की बात करूं तो यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 हो गए, ऑक्सीजन के 2 हो गए, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 हैं लेकिन ऑक्सीजन के 1 है। इसका मतलब यह है कि अभी ये बैलेंस नहीं है। समझ में आ रहा होगा कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है, तो एक साइड ज़्यादा है एक साइड कम है, तो एक तो नहीं हुए, बैलेंस नहीं है। तो हमें ये पूरे अच्छे तरीके से समझना होगा। इसे डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे बैलेंस कर सकते हैं। अभी एक छोटा सा देखते हैं कि कैसे किया जा सकता है, लेकिन इसके बहुत सारे फॉर्मूले होंगे कि आपको किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप करना है होता है। और ये आपसे मतलब बहुत ही मज़ेदार ये बनता है। केमिकल इक्वेशंस को आपको इक्वेट करना बहुत ही अच्छा लगता है। जब आप 11th में जाओगे 12th में जाओगे तो उसमें भी आपको बहुत जगह आपके केमिकल इक्वेशंस को आपको पहले बैलेंस करना होगा और मतलब बहुत ही मजा आएगा आपको बैलेंस करने में, और तभी आप उस क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते हो। तो अभी तो मेरा जो हाइड्रोजन है वो सॉर्टेड है, इधर 2 इधर 2। अब ये जो इधर ऑक्सीजन 2 है इधर ऑक्सीजन 1 है, तो अब हम लोग ये देख सकते हैं कि क्या किया जा सकता है। अगर हम लोग यहाँ पे 2 लगा देते हैं, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे 2 लगा देंगे तो मेरे RHS साइड में, इस साइड में जब वाटर के साइड में है, यहाँ पर आपका जो हाइड्रोजन है वो टोटल 4 हो जाएगा, 4, लेकिन यहाँ पर अभी के लिए 2 ही है, ठीक है। तो एक चीज समझ में आ रहा है कि चलो मेरा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हो गया अभी के लिए, और यहाँ पे ऑक्सीजन इंटू 2 हो गया। तो अब मेरा हाइड्रोजन यहाँ पे गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो अब हाइड्रोजन अगर गड़बड़ हो गया तो अब इसको क्या करेंगे कि चलो यहाँ पे 2 लगा देते हैं, 2H2 + O2 2H2O। ये एक तरीका हो सकता है। अब मैं बोल रहा हूं कि और भी तरीके हो सकते हैं। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो कि अरे ऐसे क्यों करेंगे, हम ये भी कर सकते कि उधर ऑक्सीजन 1 है इधर भी ऑक्सीजन 1 कर देंगे। तो इसके लिए हम लोग इसको 1/2 से डिवाइड कर देंगे।
तो 1/2 कर दिए तो ऑक्सीजन मेरा इस साइड भी एक हो गया, इस साइड भी एक हो गया। मेरा केमिकल इक्वेशन आप देख लो बैलेंस हो चुका है। हाइड्रोजन 2 इधर 2, ऑक्सीजन 1, यहाँ इधर भी 1। तो हम बोल दिए कि चलो मेरा ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। अब हम लोग इसके जितने भी अलग अलग तरीके से हम लोग इसे बैलेंस कर सकते हैं, हम लोग सब कुछ वो सीखेंगे। अब हम लोग आते हैं इतना, जब मैं कोई भी चीज़ आप लोग जब भी बात करते होगे तो हमेशा इतना पता रहता है कि कोई भी चीज़ का एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उसके टाइप्स होते हैं। तो हम लोग पहले बात करेंगे कि केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, कि हम लोग कैसे समझेंगे कि केमिकल रिएक्शंस हुआ है, हम कैसे उसे जज करेंगे, हम कैसे उसे क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली टोटल 5 प्रॉपर्टीज होते हैं आपके केमिकल रिएक्शंस के, जिसे मैं एक एक करके ब्रीफली डिस्कस कर लेता हूँ। उसके बाद हम लोग फिर आगे चलेंगे कि केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स क्या होते हैं और उसे भी एक बार ब्रीफली देख लेंगे, और हम लोग ओवरऑल फिर इसके बाद डिटेल में पढ़ने के लिए जाएंगे। तो अब आता है सबसे पहला जो आप लोगों को आता है केमिकल रिएक्शंस की, जब मैं बात करता हूँ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करता हूँ, तो जो सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि केमिकल जो है वह इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब क्या हुआ? इवोल्यूशन ऑफ गैस का सिंपल सा मतलब हुआ कि आपके जो रिएक्टेंट साइड थे और आपके जो प्रोडक्ट थे, तो प्रोडक्ट जो उसको फॉर्म करने में एक गैस निकला, एक फॉर्मेशन ऑफ गैस हुआ। ठीक है, तो मैं सबसे पहला जो है आपका वो है इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो अब मतलब क्लियर हो रहा होगा कि गैस मेरा फॉर्म हो रहा है जब भी मेरे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो इसे हम लोग जल्दी से एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आपने क्या किया, जिंक ले लिया। ठीक है, अब आपने इसमें H2SO4 से आपने इससे रिएक्ट करवाया। आपका एक रिएक्टेंट जिंक है, एक आपका H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड जिसे बोलते हो। ठीक है, अब ये दोनों जब रिएक्ट करता है तो आपका जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ये आपका गैस है। ठीक है, तो आपने क्या किया कि जिंक लिया और सल्फ्यूरिक एसिड लिया, जो कि मेनली आप लोग डाइल्यूटेड लेते हैं। अब डाइल्यूट लिए हैं, इसका मतलब क्या हुआ? डाइल्यूट का मतलब होता है कि आपने उसमें पानी मिलाया है। अगर मैंने किसी चीज़ में पानी मिलाया है तो वो उसे हम लोग एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है कि ये मेरा एक्वस है। अब ये जो एक्वस मैंने लिखा है इसका भी बहुत सिग्निफिकेंस है। जब आप पिछले बार केमिकल इक्वेशंस में बता रहा था तो उसमें क्या होता है कि आप जितना अच्छे से रिप्रेजेंट करोगे चीज़ों को उतना अच्छा से समझ में आएगा। जब मैंने बस ZnH2SO4 और ये हटा करके ये जब लिखा था तो अभी आपको कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है कि Zn किस फॉर्म में, H2SO फॉर्म किस चीज़ में है, ZnSO4 क्या है, H2O क्या है। हालांकि मैंने यहाँ पर एक एरो दिया था ऊपर, तो अगर मैं इसमें हटा दूं तो आपको अभी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या, किस फॉर्म में क्या बातें चल रही है। तो छोटा सा मैं बता देता हूं, जैसे कि जब भी आप लिख रहे होते हैं ना, तो उसमें हमेशा ये करना रहता है कि आप उसको, अगर कोई भी चीज़ आपके सॉलिड हैं तो आप उसे S से लिखते हो, लिक्विड है तो L से लिख दिए, अगर आपका गैस है तो आप उसे G से लिख दिए। ठीक है, ये L हो गया, ये S हो गया। जनरली हम लोग जो भी लिखते हैं वो शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। ये पर्टिकुलरली 3 तो सबको क्लियर हो रहा होगा। अब इसके बाद आता है कि किसी में एक्वस सॉल्यूशन है, मीन्स पानी के साथ, वाटर के साथ उसे डाइल्यूट किया गया है, उसे हम लोग AQ के साथ डोनेट कर देते हैं।
जनरली क्या रहता है, जो भी हमारा गैसेज रहता है उसे हम इस तरीके से एरो बना देते हैं, जिससे समझ में आ जाता है कि मेरा ये गैस फॉर्मेशन हुआ है। और अगर प्रिसिपिटेट क्या हुआ कि आपने दो रिएक्शन करवाया और उसमें एक सॉलिड फॉर्मेशन हुआ, तो वहाँ पर आप बोलते हो, उसे जो डोनेट करते हो वो डाउन एरो से कर देते हो। तो इसे मैं फिर से अच्छे से डिस्कस करूंगा जब हम लोग डिटेल में जा रहे होंगे। अभी के लिए मैंने बता दिया कि जब भी आप ये वीडियो देखो आपको पूरा चैप्टर 1 का रिवीजन हो जाए, कोई भी चीज़, कोई भी पॉइंट्स छूटे नहीं, बहुत ही शॉर्ट वीडियोस में आपके सारे रिवीजन हो जाएं। तो मेरा ये जेडन था, मैंने इसे अब ये कर दिया, एस कर दिया, ये मेरा एक्वस हो गया, ये मेरा एक्वस है और ये मेरा गैस बन गया। तो अब क्या हो रहा है, जनरली जब आपका गैस रिलीज होता है, मीन्स प्रोडक्ट साइड में रिलीज होता है, तब आप एरो देते हैं। अगर आपने यहाँ पर मीन्स आपके रिएक्टेंट में कोई गैस है तो आप उसे जी से डोनेट करते हो, ठीक है। तो ये मेरा इवोल्यूशन ऑफ गैस का एक सिंपल सा मैंने एग्जाम्पल देके समझा दिया। अब हम लोग एग्जाम्पल 2 पे आते हैं, जो मैंने उस समय आपको बताया था कि फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, ठीक है। अब आपको वर्ड से समझ में आ रहा होगा कि प्रिसिपिटेट मीन्स कुछ सॉलिड जो है उसका फॉर्मेशन हुआ है। तो अब हम लोग देखेंगे कि ऐसा कौन, एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे और उसके थ्रू हम लोग समझ जाएंगे कि कैसे क्या हो रहा है। तो इसका बहुत ही सबसे पॉपुलर एग्जांपल है कि आपने लेड नाइट्रेट लिया और उसे पोटाशियम आयोडाइड के साथ आपने रिएक्ट करवाया और आपको जो मिलता है वो आपको मिलता है लेड आयोडाइड और उसका कलर येलो होता है, जो कि बहुत ही एक सिग्निफिकेंस होता है। अब जब मैं आपको बोल रहा हूँ ना येलो होता है, आपको रेड होता है, मीन्स इस तरीके से जब बात करते हैं तो वो केमिकल प्रॉपर्टीज का बहुत ही अच्छे से हमें पता चलता है। जब आप आगे पढ़ाई करोगे केमिस्ट्री में तो वो एक बहुत ही आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर्टीज होती है कि अगर वो रेड है तो क्या हो सकता है, येलो है तो क्या हो सकता है। तो हम लोग देख लेते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू कि क्या हो रहा है। ये मेरा PbNO3 है, इससे मैंने करवा दिया ये लेड नाइट्रेट हो गया, इससे मैंने करा दिया पोटासियम आयोडाइड के साथ एक्वस, ये भी आपका है एक्वस। अब आपका जो फॉर्म हुआ वो हुआ एक्वस PbI2, ये मेन है आपका लेड आयोडाइड। ये जो हुआ वो आपका यहाँ पर प्रिसिपिटेट बन गया। तो अब देखेंगे कि हुआ क्या है अच्छे से। ये मेरा आप देख रहे हो मैंने लिखा है एक्वस, ये मेरा एक्वस, ठीक है। पानी से मिला हुआ डाइल्यूटेड है, ये भी एक प्रॉपर्टी, ये भी पानी के साथ डाइल्यूट किया गया है, एक्वस हो गया। जो हमारा प्रोडक्ट बना इसमें ये तो मेरा एक एक्वस सॉल्यूशन मिला है प्रोडक्ट में, लेकिन जो यहाँ लीड आयोडाइड है वो मेरा प्रिसिपिटेट है, मीन्स सॉलिड। ये आपको येलो कलर का ही दिख जाएगा जब आप मीन्स आप लोगों का स्कूल नहीं चल रहा तो आप लोगों को नहीं पता होगा कि मीन्स आप लोग लैब नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर आप लैब करते तो ये बहुत अच्छे से आपको दिख जाता है कि आपके येलो फॉर्मेशन सब्सटेंस फॉर्म किया है। आपको समझ में आ जाता है कि अच्छा चलो लेड आयोडाइड बन गया है मेरा, ठीक है। तो मैं ये कोशिश करूंगा कि आपके जब मैं ये पूरे अच्छे से डिटेल में बात कर लूँ उसके बाद मैं क्या ट्राई करूंगा कि मैं यूट्यूब वीडियोस के थ्रू आपको वो दिखाने का कोशिश करूंगा कि किस तरीके से क्या क्या रिएक्शंस हो रही है, क्या क्या चेंजेस आ रही है। अभी करूंगा तो वो फ्लो टूट जाएगी, तो मैं एक पर्टिकुलर क्लास ले लूँगा, वीडियो बना दूंगा जिसमें हम लोग यूट्यूब वीडियोज़ के थ्रू ये सब चीज़ें सीख जाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया कि फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट हो गया हमारा।
अब इसके बाद हमारा जो मेन आता है वो आता है थर्ड, चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास आपके रिएक्टेंट में अगर कोई चीज़ रेड थी, ये रिएक्टेंट साइड में, या फिर ब्लू थी, और मे बी आपने जब ये रिएक्ट हुआ तो आपका जो प्रोडक्ट बना उसमें या तो वो कलरलेस हो गया, या फिर वो जो यहाँ पे कलर था उससे कोई डिफरेंट कलर में चला गया। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका भी बहुत ही अच्छा एक है। ये तो अगर आपको पोटेशियम परमैंगनेट आपको अगर मिल जाता है घर पे, तो आप क्या करो कि उसे लो और आप उसमें नींबू का रस डाल दो। आप देखोगे कि वो जो कलर था वो चेंज हो गया। मीन्स आपका यहाँ पर आपने साइट्रिक एसिड ले लिया, मीन्स नींबू का रस, और उसे पोटेशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्ट करवाया, तो आपका जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है वो पर्पल कलर का होता है। किस कलर का? पर्पल। वो रिएक्ट किया किसके साथ? रिएक्ट किया साइट्रिक एसिड के साथ। ठीक है, आपका जो फॉर्म होगा ना वो आपको कलरलेस रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया चेंज इन कलर। चौथा आता है आपका चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, अब चेंज इन टेम्परेचर का क्या मतलब हो गया कि आपका अभी हो सके कि जो आपने प्रोडक्ट लिया है उसका हीट, अभी आपको हीट नहीं महसूस हो रहा है, लेकिन आपने जब रिएक्ट करवाया तो वहाँ पर आपको पता चल रहा है कि अरे हाँ, इसमें तो गर्म लगने लगा। आप बहुत सारे मैजिशियंस को देखोगे, वो लोग जो भी मैजिशियंस होते हैं ना, बहुत ज़्यादा वो लोग केमिकल रिएक्शंस का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। मीन्स आपको वो ऐसे दिखा दिए कि देखो मेरे पास तो पर्पल कलर का है, पर्पल कलर का है, उसमें उन्होंने क्या किया, हल्का सा एक साइट्रिक एसिड या कुछ भी डाल दिया, उसका कलर चेंज हो गया। आप लोग बच्चे हैं को लगता है कि अरे यार वाह वाह क्या जादू है, क्या जादू। जादू नहीं होता है, वो एक केमिकल चेंज होता है जो कि केमिकल रिएक्शंस के थ्रू आता है हमें। चेंज इन टेम्परेचर क्या हो गया कि अभी आपका टेम्परेचर आपको फील नहीं हो रहा है, आपने उससे रिएक्ट कराया, टेम्परेचर आपको फील होने लगा। इसका जो एक एग्जांपल है कि आप कैल्शियम ऑक्साइड ले लो, एक बहुत ही सिंपल सा है, कैल्शियम ऑक्साइड ले लो, उसमें पानी मिला दो। जब आप पानी मिलाओगे उसके बाद जो आप फ्लास्क लिए हुए रहोगे वो आपको गर्म महसूस होने लगेगा, और वहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है, लेकिन साथ साथ वो हीट होता है। अब इस केस में क्या होता है कि दो तरीके का आपको पता चलता है, एक होता है एक्सो, एक होता है इंडो। जब भी हीट की बात करेंगे केमिस्ट्री में दो होता है, एक्सो, इंडो। एक्सो का मतलब क्या हो गया कि वो केमिकल रिएक्शन जिसमें आपको प्रोडक्ट के साथ साथ हीट जनरेट हुआ, यहाँ पे हीट जनरेट हो रहा है। ठीक है, इंडो में क्या हुआ, आपको प्रोडक्ट को लाने के लिए, मीन्स उस रिएक्शन को होने के लिए आप उसमें हीट दे रहे हैं। हीट को जब तक आप नहीं दोगे तब तक आपका वो केमिकल चेंजेस ब्रिंग नहीं होगा। खाना बनाने जाते हो तो आपको वहाँ पर हीट देना होता है, वो आपका इंडो हो गया। लेकिन आपका जो अभी मैंने बताया कैल्शियम ऑक्साइड का एग्जांपल, वो आपका एक्सोथर्मिक हो गया। अब हम लोग लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं जो कि है चेंज इन स्टेट। स्टेट का मतलब तो आपको पता ही होगा, केमिस्ट्री में 3 की बात होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो क्या हुआ कि मेरा जो इधर था रिएक्टेंट था
उस साइड आपका कुछ सॉलिड है और आपके जो, मैं इसे दूसरे कलर में कराऊँ, आपका यहाँ पर जो रिएक्टेंट था वो अगर सॉलिड है और आपके जो प्रोडक्ट बने हैं वो आपका लिक्विड या गैस बन रहा है, तो यहाँ पे चेंज ऑफ स्टेट हो गया और उसे हम लोग बोलते हैं कि ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन के। अब आपको होगा कि इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कैंडल। जब आप वो जलाते हो सॉलिड रहता है तो उसमें आपका गैस का फॉर्मेशन होते हैं और वो जो जब कंबशन होता है तो वाटर फॉर्मेशन होता है, वो आपका लिक्विड मीन्स सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड एंड गैसेस। तो हम ये बोले कि वहाँ पे चेंज ऑफ स्टेट हो गया। तो ये हमने एक पार्ट इस चैप्टर का ब्रीफली एक समझ लिया। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे आपके केमिकल रिएक्शंस के क्या क्या टाइप होते हैं, उसे भी एक बार ब्रीफली देख लेंगे। फिर हम लोग हर एक चीज़ को बहुत ही अच्छे से टॉपिक वाइज, लाइन वाइज सब कुछ हम लोग समझेंगे। थैंक यू।